सुप्रभात बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, प्रस्तुत है वर्ग 10 से भूगोल। वर्ग 10 से भूगोल, इसके पहला चैप्टर का नाम है भारत प्राकृतिक संसाधन। और इस भारत प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। ये पहला चैप्टर है और इस भारत प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारा खंड बनाया गया है, क ख ग घ ऐसे करके। खंड कम जो है उसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग। संसाधन विकास और उपयोग। तो हम लोग जो है संसाधन विकास और उपयोग ही अभी पढ़ रहे थे। यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है। भारत प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत खंड क में चैप्टर का नाम है संसाधन विकास और उपयोग, जिसका फर्स्ट एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, यह दूसरा पार्ट है। ठीक है। और दूसरे पार्ट में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत सारे कुछ स्मरणीय तथ्य मिलेगा। उन सारे चीज़ों को हम देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक साल यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए आप लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है मुझे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन विकास एवं उपयोग, ये दूसरा पार्ट है। बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक, तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक जो होगा, जिस देश के तट रेखा होगा उस देश का अधिकार होगा। और फिर उस तट रेखा से जिस देश का जो देश होगा उससे 200 किलोमीटर अंदर तक उसका अधिकार होगा। और बीच वाला क्षेत्र जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। अभी हम लोग ये प्रश्न बन रहा है जिसका नाम है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? क्या है इसका आंसर? देखते हैं। कह रहा है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र उस देश का अधिकार होता है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर के दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिकार होता है, जिसका केवल वहीं बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके हम समझाना चाहते हैं, ताकि इस टाइप का प्रश्न जब भी एग्जाम में मिले आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, आपको धड़ाक से न जवाब उसका दे दे। ठीक है। हम एक फिगर ड्रॉ करके आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लिए कि यह तट रेखा जो है, यह यूएसए का तट रेखा है, यूएसए। और यह तट रेखा जो है इंडिया का तट रेखा है, इंडिया का तट रेखा है। ठीक है। और ये समुद्र है, इस समुद्र है, पानी भरा हुआ है। ठीक है। अब इसका जवाब कहता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बता रहा है कि ये तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर, कितना? 200 किलोमीटर अंदर। और फिर इस तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर, कितना भैया? 200 किलोमीटर अंदर इस देश के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। ये तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर तक यूएसए के लिए, और इंडिया के लिए इस तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर तक इंडिया का अपवर्जक क्षेत्र हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तट रेखा से यूएसए के लिए 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक यूएसए का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। और इस तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर इंडिया के लिए
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। समझ गए? यही कह रहा है। और इसके बीच में ये 200 किलोमीटर के अंदर में जो भी वो बिजली की उत्पादन करे, मत्स्य पालन करे, परिवहन की सुगमता लाए, ठीक है, इस 200 किलोमीटर के अंदर में ही ये इंडिया कर सकता है। ये अपने तटरेखा से 200 किलोमीटर के अंदर तक यूएसए कर सकता है। ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हो गया। और अपने जितना इसका अधिकार कितना है 200 किलोमीटर, इसी के अंतर्गत बिजली उत्पादन कर सकता है, मत्स्य पालन या परिवहन आदि का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट VVI प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये फिगर ड्रॉ जो किए हैं समझ में आया? बढ़े आगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिगर जो ड्रॉ किए हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बच्चों जहाँ जहाँ पे ये तीर का निशान होगा, ये एरो का जो निशान होगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य लिखा हुआ है जो याद करने जो चीज़ है। ये प्रश्न नहीं है, ये आपको इंडिकेट किया गया है। और इसके अगले जो विषय वस्तु उसमें प्रश्न बनेगा जो ये मदद करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे तीर का निशान होगा वो नोट्स के रूप में आपको स्मरण करने के लिए बताया गया है। लेकिन इसके पिछले में देखिए जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, प्रश्न बन रहा है, वहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए Q2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, जिसके बारे में हम उसका जवाब बता दिए और एक फिगर ड्रॉ करके आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। आपसे प्रश्न बनेगा कि विकास के स्तर पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकास के स्तर पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, संचित संसाधन और भंडारित संसाधन। कौन कौन से बांटा गया है भैया? विकास के स्तर पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, संचित संसाधन, भंडारित संसाधन। ठीक है, अब इस एक एक संसाधन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी प्रश्न एक ठो बना है, इसको जरा देखिए आप लोग। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। अभी बताए हैं ना कि ये जो है संसाधन जो है ये मुख्यतः जो है 4 प्रकार के हो रहे हैं। विकास के स्तर पे संसाधन 4 प्रकार के हो रहे हैं। उस 4 गो में से 2 गो के बारे में आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। देखिए क्या इसका आंसर है। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिससे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिससे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। उस कह रहे हैं कि ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है, और उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उसका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है, वैसा संसाधन जो है संभावी संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसके उपयोग में लाने की संभावना है। जैसे मान लिया कि कोई जगह है, वहाँ पे वैज्ञानिक वहाँ पे उपकरण से पता लगा लिया कि हाँ भाई यहाँ पे खनिज है, यहाँ पे कोयले की चट्टानें हैं, और उसको आगे उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको खुदाई करके वहाँ से निकाला नहीं गया है। मतलब संभावना व्यक्त कर दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे खनिज है, वहाँ पे पता उसको लग गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उसको जो है संभावी संसाधन कहते हैं। और ये संभावी संसाधन कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके लिए देखिए इसके भी जगह बताया हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों का खनिज, हिमालयी क्षेत्रों का जो खनिज है वो संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पता चल चुका है लेकिन अभी तक उसको खनन नहीं किया गया है। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा, राजस्थान और गुजरात में
सौर ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े प्लांट अभी लग रहे हैं। अभी जैसे गुजरात में अभी बहुत बड़ा सौर प्लांट लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे ये संभावना व्यक्त की गई है कि यहाँ पे ये सौर ऊर्जा का हम उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमारी बिजली की समस्या एक हद तक दूर हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार यह सब संभावित संसाधन है, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में जो खोज करके रखा गया है, देखा गया कि जान लिया गया है कि हाँ भाई यहाँ पे संसाधन है। राजस्थान और गुजरात में भी देखा गया है कि यहाँ पे सूर्य का जो रोशनी से बहुत ज़्यादा हम सौर ऊर्जा को इकट्ठा करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बिजली संकट को हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विषय वस्तु से पता चलता है कि ये सारे संभावित संसाधन हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडारित संसाधन के ही अंश होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडारित संसाधन के अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। इसे भविष्य की पूंजी भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्न संसाधनों में किसे भविष्य की पूंजी कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा संचित कोष संसाधन को भविष्य की पूंजी कहा जाता है। संचित कोष संसाधन को भविष्य की पूंजी कहा जाता है, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा इस प्रश्न को हम समझा देते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडारित संसाधन के ही अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध तकनीकी के आधार पे प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मतलब चट्टान है, वहाँ पे कोयले का भंडार है, ठीक है। और उस भंडार को जो है बिल्कुल खनन करके श्योर कर लिया, यहाँ पे भाई प्रचुर मात्रा में खनन है, प्रचुर मात्रा में कोयले की भंडार है, ठीक है। उसको अभी तक यूज में नहीं लाया गया है, उसको भविष्य में यूज करने के लिए भंडारित करके रखा गया है, ठीक है। उसको भविष्य में यूज करने के लिए हम लोग संजो के जोगा के रखे हैं, भंडारित करके रखे हैं। फिर कह रहा है उपलब्ध तकनीकी के आधार में प्रयोग में लाया जा सकता है। भविष्य में जो है जो तकनीक हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध रहेगी, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। परंतु भविष्य में भविष्य के लिए यह सुरक्षित है, और जो भी तकनीक हमारे पास है उस तकनीक के प्रयोग करके उस संसाधन को हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे संसाधन को भविष्य की पूंजी कहा जाता है, ठीक है। तो संचित कोष संसाधन को क्या कहा जाता है? भविष्य की पूंजी कहा जाता है। बच्चों आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कथन है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। बच्चों ये बात महात्मा गांधी उस समय कहे होंगे जिस समय संसाधनों का दोहन होता होगा, जिस समय वन संपदा को काटा जा रहा होगा, नदियों से बालू के जो निकाल के जो उसका जो ब्लैक किया जा रहा होगा, बहुत सारे जंगलों को काट दिया जा रहा होगा, व्यापारी लोग काट काट के अपना पॉकेट भर रहे होंगे, अपनी पेटी भर रहे होंगे। तो उसके लिए जो है कोई ना कोई सरकार नियम कानून बनाया होगा, ठीक है। वनों को कटाई रोकने के लिए नियम कानून बनाया होगा, नदियों की कटाई को रोकने के लिए नियम कानून बनाया होगा, जल को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है उसके लिए कोई नियम कानून बनाया होगा, है कि नहीं है। तो उसी एवज में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा कि यह कथन किसका है। आपका जवाब होगा महात्मा गांधी का। आपका जवाब होगा महात्मा गांधी का। क्लियर? बढ़े आगे। अब कहता है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे।
संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन संरक्षण का क्या उपयोग है उसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। देखिए इसका जवाब क्या कहता है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। हमारी मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन का अहम भूमिका है। कैसे अहम भूमिका है भाई? आज हमारे पास खेत है, खलिहान है, तो हम उससे कृषि करते हैं, अनाज का उपार्जन करते हैं। तो हमारे मानव सभ्यता का एक अंग है कृषि करना, अन्नों का उत्पादन करना। हमारे मानव सभ्यता का एक अंग है, ये हमारी संस्कृति है कि हम खेतों में जो है हम कृषि करते हैं, उससे अन्न उपायते हैं और हमारी जीव को उपार्जन होती है, हमारी जीविका चलती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन संरक्षण की परिभाषा यहाँ पे आपको मिल गया कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो संसाधन संरक्षण का आप जवाब लिख देंगे कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों को विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण और बचाव करना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, ये समझने की थोड़ी सी विषय वस्तु है। कह रहा है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। संसाधनों को विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु संसाधन का उपयोग कैसे करना है? विवेकपूर्ण, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, ये न कि ऐसे ही संसाधन जो है मतलब नष्ट हो जाए। आर्थिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, हमारे सांस्कृतिक तरीके से खेती होनी चाहिए, है कि नहीं? हमारी सांस्कृतिक तरीके से मकान बनने चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं और उस संसाधन से पर्यावरण में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, हमारी पर्यावरण की रक्षा हो। ठीक है, जैसे अभी जो है कार हमारे लिए एक संसाधन है, यातायात के लिए संसाधन है कार। तो कार में पहले हम डीजल लगाते थे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखें कि भाई डीजल से बहुत ज़्यादा, पेट्रोल से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो क्या किए? तो हम तकनीक का उपयोग किए, सीएनजी गैस लाए। ठीक है, सीएनजी गैस लाए, उससे कार और चलने लगा दिल्ली एनसीआर वगैरह में। अब उसके बाद में अब धीरे धीरे जो टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, अब उसमें भी संशोधन किया गया। उसमें भी आ गया वो 4 VSL आ गया, 5 VSL आ गया। मतलब ये 4 VSL 5 VSL क्या है? ये पर्यावरण को सुरक्षित करने का, एक पर्यावरण को प्रदूषण फैलाने का एक मापक है कि इस 4 VSL से यह गाड़ी जो है पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी प्रकार की संसाधन का उपयोग करें जिससे पर्यावरण में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। ठीक है, समाधान हेतु उपयोग करने का ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ से बच्चों आप लिख लेंगे, आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों की विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण और बचाव करना अति आवश्यक है। समझ में आया कि संसाधन संरक्षण क्यों उपयोगी है? क्योंकि हमारे भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी संसाधन चाहिए ना भाई।
अभी हम उसका नुकसान, अभी हम सब खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। इसलिए संसाधन का संरक्षण कितना उपयोगी है समझ में आ रहा है। आपके पास मान लीजिए कि 1 बीघा 2 बीघा खेत है, आप अपने जीवन में ही उसको बेच बिकिन के खा जाइए, तो फिर आप अपने बच्चों को क्या देंगे। आपके पास अभी जो 2 बीघा खेत है, आपके बाबा परदादा बाबूजी जो उसको जोगा के रखे हैं, तब न आपको मिल रहा है वो संसाधन। तो आपका भी काम है कि उस संसाधन को संरक्षित कीजिए, उस संसाधन को आप बचाइए, ताकि आने वाले पीढ़ी को वो संसाधन जो है आप सुपुर्द कर सके। जो उस संसाधन को आप जब खत्म कर दीजिएगा, बेच दीजिएगा, खत्म कर दिए, तो फिर अगले पीढ़ी को आप कहाँ से दीजिएगा। आपके बाबा परदादा जो हैं वो लोग संसाधन को बचा के रखे, जमीन जायदाद को बचा के रखे, तो वो जो है आपको दिए, तो बचा के रखे तब तो आपके दिए। यानी कि वो लोग इस संसाधन का संरक्षण किए, बचाव किए, तो आपको मिला। आप भी इस संसाधन का बचाव कीजिए, संरक्षण कीजिए, अगले पीढ़ी को मिलेगा। ऐसा ही ना होता है भाई। समझ में आ गया। संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब बचाव होता है बच्चों, बचाव होता है। बढ़े आगे, चलिए अब कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों। ये VVI प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये VVI प्रश्न है। ठीक है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। कह रहा है जवाब इसका उत्तर कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। मतलब खनन करने से पहले ही संसाधन का पता चल जाता है कि यहाँ पे खनिज है। किससे पता चल जाता है? तो मानव के कार्य कुशलता से। मानव कार्य कुशल है तब तो टेक्नोलॉजी बनाया, मशीन बनाया, और मशीन के द्वारा ये पता लगा लेता है कि जमीन के इतने फीट, इतने 100 फीट गहराई के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पे, संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पे उत्खनन से पहले की जाती है। खनन करने से पहले पता लगाया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोयला है, खनिज है। अब पता लगबे नहीं करेगा तो कैसे कोई जाके खनन करेगा। आप पता बिना लगाए आप जाके खनन कीजिए, पता चला वहाँ पे कुछ नहीं मिला, सारा मेहनत बेकार। तो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, और मानव की कार्य कुशलता है। तो तकनीक और मानव की कार्य कुशलता से ये पता लगा लिया जाता है कि इस जगह पे खनिज संसाधन है। ठीक है, और उत्खनन करने से पहले ही संसाधन का पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोयला संसाधन है, यहाँ पे खनिज संसाधन है, यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन है। ठीक है, बढ़िए आगे। तो आप लोग इसका जवाब बच्चों लिखिएगा कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है। तकनीक की अहम भूमिका होती है क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण, मानव कार्य कुशलता लिख दीजिएगा बच्चों, एक लाइन जोड़ दीजिएगा इसमें, मानव कार्य कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। तकनीक तथा कार्य कुशलता के बिना संसाधन का खोज एवं उपयोग की विधि पाना बिल्कुल संभव नहीं है। आ गया बात कि तकनीक तथा कार्य कुशलता के बिना, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कार्य करने की अच्छा शैली नहीं है, तो संसाधन का खोज करना और उसका उपयोग करना बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, बढ़िए आगे बच्चों। वीडियो लाइक कीजिए प्लीज लाइक कीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें।
संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। ये प्रश्न मोस्ट VVI है, ये पहले एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ये मोस्ट VVI प्रश्न है, ठीक है। संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। बच्चों ये यहाँ पे ये जो है सतत विकास, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा से आप लोग पहले समझ लीजिए कि सतत विकास होता क्या है, फिर इसके जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले आप बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए कि सतत विकास होता क्या है। बच्चों सतत विकास का मतलब होता है कि संसाधन का उपयोग करना, विकास कार्य को जारी रखना, पर अगले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, माने संसाधन को इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमारी विकास कार्य भी बाधित नहीं हो और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी यह संसाधन सुगमता पूर्वक प्राप्त हो, सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो। अब ये न कि हम विकास कार्य में लग के संसाधन को खत्म कर दिए, अपना विकास कर लिए, अपना मकान बना लिए, अपना बिल्डिंग बना लिए, और कल हो कि अगली जनरेशन जब आए, अगली पीढ़ी जब आए तो उसको मकान बनाने के लिए ईंट ना मिले, सीमेंट ना मिले, छड़ ना मिले, कि सामग्री ही किसी प्रकार की ना मिले। तो आप संसाधन का यूज कीजिए, संसाधन का उपयोग कीजिए, पर अगले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो संसाधन का प्रयोग करना पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और अगले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, ताकि अगले पीढ़ी को भी ये संसाधन मिले, इस चीज का ध्यान रखते हुए संसाधन का उपयोग करना, इस सतत विकास कहलाता है। इस सतत विकास की अवधारणा है, समझ रहे हैं। सतत विकास की अवधारणा कि संसाधन को इस प्रकार से उपयोग करना है, प्रयोग करना है कि पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे और हमारा विकास कार्य भी बाधित नहीं हो और हमारे आने वाले पीढ़ी को ये संसाधन जो है फिर से सुगमता पूर्वक उसे भी प्राप्त हो। इसको सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका जवाब क्या लिखा हुआ है, बता रहे हैं आपको। संसाधन मानव की जीविका का आधार है। संसाधन मानव की जीविका का आधार है। मानवीय जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन मानव की जीविका का आधार है। मानवीय जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। अब समझ में आ गया है कि संसाधन की सतत विकास की अवधारणा कितनी जरूरी है, इसलिए पहले ही आपको बता दिए, ठीक है। अति आवश्यक है। मनुष्य के लालची जिज्ञासा ने, आगे सुनिए क्या कह रहा है, मनुष्य के लालची जिज्ञासा ने संसाधनों का तीव्र दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास कर दिया है। मनुष्य के लालची जिज्ञासा ने संसाधनों का तीव्र दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। यानी कि संसाधन का मनुष्य जो है इतनी लालची हो गया है कि इसकी लालची जिज्ञासा ने संसाधनों को तीव्र दोहन किया है, बहुत ज़्यादा दोहन किया है। और संसाधनों के भंडारण में जितनी संसाधन को हमको जोगा के रखना चाहिए अगले पीढ़ी के लिए, हम नहीं जोगाएं, उसको हम बर्बाद कर दिए हैं। ये चिंतनीय ह्रास ला दिया है। एक बहुत ज़्यादा चिंता की विषय है कि अभी का जो पीढ़ी है, अभी का पीढ़ी ही संसाधन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है, बहुत ज़्यादा दोहन कर दिया है। ह्रास मतलब होता है कमी लाना, कमी ला दिया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चिंता की विषय है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा,
अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने को तैयार है। बच्चों, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा एक बार और से फिर से पढ़ा देते हैं, समझ लीजिए कि संसाधन मानव की जीविका का आधार है। मानवीय जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मनुष्य के लालची जिज्ञासा ने संसाधनों का तीव्र दोहन कर संसाधनों के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने को तैयार है। मतलब आदमी जो लालची है ये तो संसाधन को बर्बाद कर ही रहा है। भूमंडलीय तापन, इस जमीन का तापमान जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे भी नुकसान हो रहा है। ओजोन क्षय, इस वायुमंडल में एक ओजोन परत है जो सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए तो हमारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, हम मानव खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ओजोन मंडल है, उस ओजोन मंडल से सूर्य की प्रकाश हो के आती है। जो ओजोन मंडल जो है वो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रे हैं, यूएसबी जिसको बोला जाता है, वो अल्ट्रावायलेट रे को वो अवशोषित करके फिर प्रकाश को हम लोग तक पहुंचाती है, तब जाके हम सुरक्षित रहते हैं। अगर ओजोन क्षय होगा तो वही बता रहा है कि ओजोन क्षय, और ओजोन क्षय कैसे हो रहा है, हम इतना ना ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण फैला रहे हैं इस धरती पे। मतलब कल कारखानों के धुआं जो है, जहरीला धुआं जो है, गाड़ियों का यातायात के चलते जो गाड़ी चल रही है उसके चलते जो ये जहरीला धुआं जो है ये ओजोन स्तर को, ओजोन मंडल को क्षय पहुंचा रहा है, उसको क्षति कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ओजोन क्षय। पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण तो आप समझ ही रहे हैं कि चिमनी की धुआं, कल कारखाना का कचरा जो नदियों में जाता है, यातायात में जो डीजल गाड़ियां जो चलती है, इससे कितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। मृदा क्षरण का मतलब हो गया कि मिट्टियों का कटाव हो रहा है कि नहीं। मिट्टी, नदियाँ जो हैं बाढ़ ला रही है, यहाँ से मिट्टी उड़ा के वहाँ ले जा रही है, वहाँ से मिट्टी उड़ा के वहाँ ले जा रही है। वनों को काट के जो है हम लोग वहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, नए मकान बना रहे हैं। इस प्रकार से मृदा क्षरण हो रहा है। भूमि विस्थापन का मतलब हो गया कि इस जमीन को उस जमीन के पास में ले जाना। उस जमीन के पास में कैसे ले जाएगा, मतलब नदी आई, इसको काट के बहा के दूसरे जगह लेके चली गई, यहाँ पे पूरा पानी कर दिया, जलमग्न कर दिया, ये भूमि विस्थापित हो गई, और कहीं दूसरे जगह पे ले जाके मैदानी भाग बना दी। इस प्रकार से भूमि विस्थापन हो गया। अम्लीय वर्षा, जब अम्लीय वर्षा होता है ये भी एक प्रकार से हमारे संसाधन को नुकसान पहुंचाता है। असमय ऋतु परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि मॉनसून का महीना हमारे भारत में आता है, उत्तरी भारत में मॉनसून का महीना कब से शुरू होता है, जून लास्ट से शुरू होता है। ठीक है, जून लास्ट से शुरू होता है और अगस्त तक रहता है। जून लास्ट से शुरू होता है, अगस्त तक मॉनसून की समय रहता है, झमाझम बारिश होती है और हम सब लोग धान की रोपनी वगैरह कृषि करते हैं, है कि नहीं है। तो वही कहता है कि असमय ऋतु परिवर्तन, मतलब समय से पहले बारिश हो जाना। हम किसान तैयार नहीं थे रोपनी करने के लिए, बिया बाले, तब तक बारिश हो गया और फिर उसके बाद में घामी हो गया। जिस समय घामी होना चाहिए उस समय घामी नहीं हुआ, बारिश हो गया, और जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश न होके घामी हो गया। इसको बोलते हैं असमय ऋतु परिवर्तन। ठीक है, जैसी परिस्थिति की संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने को तैयार है। ये सारे चीजें क्या हैं, हमारे सभ्यता और संस्कृति को जो है खत्म कर रहे हैं, हमारे सभ्यता और संस्कृति को जो है खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है।
सतत विकास की अवधारणा तो वास्तव में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विकास को कायम रखना है। बच्चों, शुरू में ही हम बताए हैं, शुरू में ही सतत विकास की अवधारणा आपको समझाए थे कि विकास कार्य कायम रखना बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग करना है। वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि सतत विकास की अवधारणा जो है, सतत विकास की अवधारणा जो है वास्तव में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे होंगे। आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है? इस संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें, इसका आप नोट्स तैयार कर लेंगे। ये मस्ट भी यही प्रश्न है। अब यहाँ पे आ गया स्मरणीय तथ्य आ गया। अब देखिए, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ कदम महत्वपूर्ण, संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। हम बोले थे ना कि महात्मा गांधी बोल रहे थे, महात्मा गांधी का कथन है कि हम पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो किसी ना किसी चीज से वो दुखी होके ही ये बात बोले होंगे भाई। वो देखे होंगे कि कैसे संसाधन का दोहन हो रहा है, तब जाके बोले होंगे। फिर सरकार जो है कोई ना कोई उस पर उपाय किया होगा। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है। संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। मेघा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान, यह गुजरात में है। नर्मदा बचाओ अभियान कहाँ है भाई? गुजरात में चला था, गुजरात राज्य में। नर्मदा बचाओ अभियान किस राज्य में चला था? गुजरात में। किसने चलाया था? तो मेघा पाटकर ने। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि मेघा पाटकर के द्वारा कौन सी अभियान चलाया गया? नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया। किस राज्य में चलाया गया? गुजरात राज्य में चलाया गया। नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? मेघा पाटकर के द्वारा चलाया गया। क्लियर? 2 नंबर समझिए। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ चलाया था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है? उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ चलाया था? उत्तराखंड में चलाया था, ठीक है? ये चिपको आंदोलन में क्या हुआ था भाई, बताते हैं। जंगल में जो है वृक्ष बहुत सारे लगे हुए हैं, जंगल में तो पेड़ होते ही हैं। उस पेड़ों की कटाई जो है, ठेकेदार जो है गवर्नमेंट से अनुमति लेके जो है ठेकेदार जाके सारे पेड़ों को कटाई करने लगा, ठीक है? तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, वो स्थानीय निवासी जो हैं सारे उसके जो घर के मर्द थे वो सब लोग बाहर चले गए थे कमाने, लेकिन घर में महिलाएं थी। वो महिलाएं देखी क्या कि ये सारे जो व्यापारी हैं, ये ठेकेदार आया हुआ है, सारे पेड़ों को काट काट के ले जा रहा है। तो उस सबको लगा कि भाई जब पेड़ कट जाएगा तो हम लोगों का ये संसाधन है, इससे हमको लकड़ियाँ मिलती हैं जलावन के लिए, ठीक है ना? इस पेड़ों से फल फूल मिलते हैं, हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो उसके जीविकोपार्जन के लिए बहुत बड़ा साधन था वहाँ का पेड़, उस पहाड़ी एरिया का पेड़। तो ये औरत जो, ये महिलाएं जो थी, ये महिलाएं जाके उस पेड़ से, जिस पेड़ को ये लोग काटता था, उस पेड़ से जाके भर पंजा को ऐसे पकड़ के अखबार में लेके उससे चिपक जाती थी, उस पेड़ से चिपक जाती थी, ताकि ये बोलती थी कि तुमको पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर तुमको पेड़ काटना है तो तुम हमको भी काट दो, तुम पहले हमको काट दो फिर पेड़ को काटना। मतलब अपनी जान भी जोखिम पे लगा दी पेड़ के चलते कि भाई पेड़ को मत काटो, पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमको काट दो।
तो जाके सारे महिलाएं जो थी पेड़ से जा के चिपक गई। फिर यह बात जो है प्रकाश में आया और सरकार को जो है इस जो भी वो ठेकेदार को जो दिया गया था जंगल काटने के लिए, इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। ठीक है, और सारे महिलाएं वो पेड़ से जाके चिपक जा रही थी, इसीलिए इस अभियान को बताया गया चिपको आंदोलन। जो भी वो ठेकेदार जाता था जा के पेड़ काटता था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक अभियान चलाया चिपको आंदोलन। उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को बोला कि भाई जाके पेड़ से चिपक जाओ ताकि पेड़ को ना काटे। ठीक है, सारी महिलाएं जाके अखबार पकड़ के पेड़ से चिपक गई और ठेकेदार जो है पेड़ काटने से रुक गए और पेड़ की कटनी रुक गई। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? गुजरात में चलाया गया। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? गुजरात राज्य में चलाया गया। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। इतनी बातें समझ में आई। 3 नंबर, संदीप पांडे का वर्षा जल संचय नीति। एक संदीप पांडे हैं जो वर्षा जल जो अपशिष्ट होता है, जो एकदम बह जाता है, बर्बाद हो जाता है, बारिश का पानी जो बर्बाद होता है, उस बारिश को पानी को संचय करने का एक नीति लाए कि भाई बहुत ऐसा हमारे देश में ऐसा जगह है जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। जैसे लेह लद्दाख हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में जो हुआ, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो वहाँ पे वर्षा जल को संचय करके उस जल को हम यूज करें, उसके लिए इन्होंने एक नीति लाई जिसका नाम था वर्षा जल संचय नीति। वर्षा जल संचय नीति किसने लाया? संदीप पांडे ने लाया। किसने लाया? संदीप पांडे ने लाया। बच्चों, इसके राज्य के बारे में नहीं, थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन है कि किस राज्य में वर्षा जल संचय नीति आया था। ये किसी न किसी पहाड़ी राज्य में ही होगा। अगर आपको नॉलेज में है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है इसके मतलब किस राज्य में चलाया गया था सर्वप्रथम, तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इतना यहाँ पर याद रखिए कि वर्षा जल संचय नीति जो था संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में, ये तीर का निशान है, नोट्स है, स्मरणीय तथ्य है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे किया जाए, इसको लेके स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ 1972 में। ठीक है, और उसी सम्मेलन के बाद से प्रति वर्ष 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। आज भी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आपसे प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। बढ़िए आगे, ये भी स्मरणीय तथ्य है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 में रियो डी जनेरो में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 में रियो डी जनेरो में किया गया था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 178 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे? 178 देश के प्रतिनिधि। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरो में। कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? कब हुआ था? 1992 में। 3 जून से लेकर 14 जून तक 1992 में हुआ था। विकसित और विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया।
जब यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें जो है विकसित और विकासशील देश के 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस सम्मेलन में इस बात को बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण जो गर्म हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, इस प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसको लेके बातचीत हुई। वन संरक्षण, जो वन है, जो जंगल है, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, वनों की कटाई को किस प्रकार से रोका जाए, इसके बारे में बातचीत हुई। जैव विविधता, ये हमारे पर्यावरण में, हमारे देश में जो जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण जरूरी है। ठीक है, उनकी भी संरक्षण जरूरी है। कार्यक्रम 21 प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रमों को इसमें रखा गया एवं रियो घोषणा पत्र, और एक घोषणा पत्र बनाया गया कि हम सभी देश के लोग जो हैं, जितने भी प्रतिनिधि मंडल के लोग जो थे, एक घोषणा पत्र बनाया। उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करेंगे, वन संरक्षण के ऊपर काम करेंगे, जैव विविधता के ऊपर काम करेंगे, और 21 कार्यक्रम का जो पद्धति है उसके ऊपर कार्य करेंगे। ठीक है, और इस घोषणा पत्र पर सब लोग एक साथ राजी हो गया और दस्तखत किया। ठीक है, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुआ। तो आपको इतना बात याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जनेरो में किया गया था। 178 देश के प्रतिनिधि मंडल जो हैं इसमें भाग लिए थे। ठीक है, इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता के ऊपर जो है एक कार्यक्रम रखा गया था। इसके ऊपर बातचीत वार्तालाप हुआ था। ठीक है, आते हैं दूसरे की तरफ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 में हुआ, 5 साल के बाद हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ भाई? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ 1997 में न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में 1997 में। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें जिस बातों को लेके जो सहमति बनी थी, उसी बातों को समीक्षा के लिए उसको देखा गया कि भाई कौन सा देश कहाँ तक अपनी बातों पे अमल किया है, कौन सा देश कहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग को रोका है, वन संरक्षण को क्या क्या किया गया है। ठीक है, इसी चीज़ को समीक्षा के लिए जो है 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब आता है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है भाई? दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में। यहाँ तक एक एक लाइन याद करा देंगे आपको। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997 में। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 159 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। क्योटो सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे? 159 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें 6 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, उसके बाद में ये है
हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है शायद। बच्चों इसका थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। HFC, CFC का तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। HFC सल्फर हेक्सा क्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। क्योटो सम्मेलन में क्या हुआ कि 6 प्रकार की जो जहरीली गैसें हैं जिसके चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरे विश्व जो है एक गर्म हो रहा है, हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो ये 6 प्रकार के गैस जो हैं इसमें कटौती करने पे जो है सहमति बनी। इसके लिए माने ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 प्रकार की गैस हैं, इसको जिम्मेदार माना गया और इसके लिए इसके यूज में कटौती करने पर सहमति बनी कि भाई जैसे मीथेन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सल्फर हेक्साक्लोराइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अब कम करना है, ठीक है। इसका यूज अब कम करना है, इसमें सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में में 80%, उसके बाद USA ने 7%। कैसे कहते सहमति बना भाई? यूरोपीय यूनियन जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8% की कटौती करेगा। इस क्योटो सम्मेलन में सहमति बनी कि यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से देश आते हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, और भी देश आता है, यूक्रेन। ये सारे यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत देश आते हैं। तो ये सारे देशों को मिला के ये सब लोग अपना संगठन के द्वारा बताया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8% की कमी करेंगे। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका USA ने कहा कि हम 7% की कमी करेंगे। जापान ने कहा हम 6% की कमी करेंगे। इन सब चीज़ों पे इन लोगों ने अपना सहमति बनाई, ठीक है। वही बात कर रहा है कि जहां यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, USA ने 7% और जापान ने 6% की कटौती पर सहमत हुए। इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस सम्मेलन को? तो क्योटो सम्मेलन को। क्योटो सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं बच्चों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2000 को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 26 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर तक 2002 में तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। अब आपसे प्रश्न ऐसा भी बनेगा कि किस पृथ्वी शिखर सम्मेलन का कोई सा भी परिणाम नहीं निकला? तो तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का कोई सा भी परिणाम नहीं निकला, ठीक है। विभिन्न देशों के 2000 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। अब देखिए जहाँ पे 159 प्रतिनिधि भाग लिए वहाँ पे परिणाम निकला, सहमति बनी। 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए वहाँ पे सहमति बनी। लेकिन जहाँ पे 2000 देश के प्रतिनिधि भाग लिए वहाँ पे किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जादे जोगी मोठ के उजाड़, जादे जोगिया हो गए वो मोठवा कोई उजोड़, ठीक है। वही वाला खिस्सा हो गया तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ठीक है। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 2002 में हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में, ठीक है। बच्चों ये प्रथम भूगोल का प्राकृतिक संसाधन का खंड क संसाधन विकास एवं उपयोग चैप्टर खत्म। यह पाठ खत्म हो गया, यह पाठ पढ़ा दिए। यहाँ से अगर इस वीडियो को सिलसिलेवार से दोनों पार्ट आप देख लेते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा।
इसकी मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, इस ओझा जी का गारंटी है कि अगर आप इस दोनों पार्ट को देख लिए और नोट्स बना लिए, यहाँ से प्रश्न आपके चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। फिर भी हम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम इस ज्योग्राफी के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़िए। ठीक है, और चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटे मेरे भाई बहनों के लिए मेरा स्नेहपूर्ण प्यार। सदा आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए, जय हिंद,